हिंदी के लिए, और आज से आपकी इंग्लिश वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर नहीं भेज पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा है, तो बट 3 बजे आज से आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो भी आप लोगों को ज्वाइन करनी है। इसके अलावा फिर हम 5 बजे करते हैं लुसेंट जीके, और शाम के 7 बजे आज हम अपना साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए 1 2 3 4 5 ये पांचों क्लास हैं आप लोगों के लिए जो रेगुलर होंगी। तो आज से आपकी इंग्लिश और साइंस शुरू होने वाली है। लुसेंट जीके हम कल से शुरू कर चुके हैं। हिंदी और एसएसटी या सोशल साइंस का लेक्चर आपके 7वीं क्लास है ये, तो पिछले वीक से आपका ये चल रहा है। तो बस आपकी सारी क्लासेस YouTube पर ही होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब करना है, और ये देखना है कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया हो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। गुड मॉर्निंग ज्योति। और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें और आपको हर एक इंफॉर्मेशन टाइमली मिल पाए। ठीक है, तो वीडियो का लिंक शेयर कर दिया सब लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। शुरू करें आज का लेक्चर। गुड मॉर्निंग निशा। चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है महाजनपद। अभी तक हम लोगों ने जन वर्ड को समझा। कल हमने समझा था कि जन क्या होता है। जन सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी? फैमिली होती है। फैमिली का फिर ग्रुप होता है, उसको हम विलेज या ग्राम बोलते हैं। फिर उसका और ग्रुप होता है, और फिर जो हमारा क्या बन जाता है, जन बन जाता है। तो जन ने जहां पर अपने पैर टिका, यहाँ यानी कि जहां पर एग्रीकल्चर करके वो वहां पर रहने लगा, खेती करने लगा, जहां पर उसने अपने पैर टिका, अपने फुट सेटल हो गया जहां पर, उसको हमने क्या बोल दिया? जनपद। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं? महाजनपद। महाजनपद क्या मतलब? बहुत सारे जो बड़े बड़े जनपद निकल के आए या 2-3 इकट्ठे हो गए इस तरीके से, तो वो हमारे क्या हो गए? महाजनपद। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। तो वो हमारे क्या हो गए हैं? महाजनपद। काफी जो ये महाजनपद जो उभर कर आए, ये टोटल थे 16 महाजनपद निकल कर आए। अब ये जो महाजनपद निकल कर आए, इनका क्या था कि ये किस लिए निकल के आए? यहां से ना हमारी बेसिकली स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि अब राज्य बनने लग गए। अभी तक हम बोल रहे थे कि लोग गांव में रहते हैं, हमने अर्बनाइजेशन भी देख लिया था हड़प्पा संस्कृति का। अब यहाँ पे स्टेट के स्टेट फॉर्म होने लग गए, अब यहाँ पे राज्य बनने लग गए। इसीलिए हमने मगध के साथ भी क्या लिखा है? साम्राज्य वर्ड लिखा है। और ये पहला साम्राज्य जो बना, तो इसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मगध साम्राज्य को, महाजनपद को, और उसके साथ साथ जो विदेशी आक्रमण है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टेट फॉर्मेशन होने लगी, क्या कारण था? सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? आयरन का यूज था। आयरन का यूज है, तो आयरन के यूज से एक तो एग्रीकल्चर आसान हो गई, क्योंकि हल जोतना उनको जो भी करना खेतों को, तो वो यहाँ पर आसान हो गया। लोहे के औजार बनने शुरू हो गए। दूसरा, आक्रमण के लिए भी लोहे के औजार तैयार होने शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग अनुज। ठीक है, वो भी यहाँ पर शुरू हो गया। तो आयरन के एग्रीकल्चर टूल भी बन रही हैं और आयरन का वेपन भी बन रहा है, दोनों के दोनों यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा था कि जो किंग था, जो राजा था, जो राजन था, वो क्या था? पहले तो वैदिक काल में क्या था कि राजन कबीले का सरदार होता था, जो लोग मिलकर चुनते थे। अब क्या हो गया? राजन हेरिडेटरी है, मेरा बेटा ही राजा बनेगा। तो यहाँ पे उसके पास क्या होगा कि जब हमारे औजार अच्छे हो गए खेती के लिए, तो ज्यादा अनाज होगा। तो यहाँ पे राजा लेने लग गया। क्यों? क्योंकि राजा के पास अब अपनी एडमिन टीम भी है और अपने सोल्जर्स भी हैं, यानी कि अपनी आर्मी भी है। अब वो अपना एरिया और बढ़ा सकता है, क्योंकि आर्मी बढ़ाएगी, आर्मी रक्षा करेगी, उसके एरिया की जितना भी उसका एरिया है तो और एरिया भी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ 2-3 रीजन थे जिसके कारण से जनपद जो है और उभर के आया और यहाँ पर स्टेट फॉर्मेशन होने लगी। अब जो ये जनपद है, कहां से पता चलता है, कहां से हमें पता चलता है कि ऐसे कोई जनपद थे? क्या है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? आपको कहां से ये पता लग रहा है कि हाँ ठीक है महाजनपद थे, 16 थे? किसने बताया? एक तो पाणिनि अष्टाध्याय, पाणिनि था जिसने अष्टाध्याय लिखी, अष्टाध्याय।
ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी से आपको पता चलता है। दूसरा, जैन और बौद्ध टेक्स्ट दोनों से ही पता चलता है। तो जैन का टेक्स्ट कौन सा है? भगवती सूत्र। जैन का टेक्स्ट कौन सा है? ये जैन टेक्स्ट है। ठीक है, भगवती सूत्र। इसके अलावा बौद्ध के टेक्स्ट से भी आपको पता चलता है। बौद्ध के टेक्स्ट का आपका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां पे, या मैं अपनी तरफ से अश्विनी बहुत स्लो पढ़ाने की कोशिश कर लूं। तो अंगुत्तर निकाय क्या है हमारा? ये हमारा बौद्ध टेक्स्ट है। ठीक है, तो पाणिनि अष्टाध्याय ये है, इससे पता चलता है आपको। इसके अलावा भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध टेक्स्ट है, इससे आपको पता चलता है कि 16 जनपद थे। तो ये और भी, इसके अलावा और भी बहुत टेक्स्ट है जिससे पता चलता है, जैसे कि धर्मसूत्र लिटरेचर है, उससे भी पता चलेगा। धर्मसूत्र जो साहित्य है उससे भी, धर्मसूत्र जो लिटरेचर है उससे भी पता चलता है कि ऐसे 16 महाजनपद थे, ये भी थे। इसके अलावा कहां से पता चलेगा? इसके अलावा आपको पता चलता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्व खोज से। कैसे? कि वहां पे पेंटेड ग्रेवियर मिले हैं, हमने डिस्कस किया था। वहां पे ब्लैक पॉलिश्ड वो थे, तो वो भी मिले हैं, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसके अलावा रेड एंड ब्लैक ग्रेवियर भी मिले हैं, आरबीडब्ल्यू ये भी मिले हैं। तो इनसे क्या पता चलता है कि ऐसा कुछ था कि महाजनपद जो है वो एग्जिस्ट में है। इसके अलावा जो ये अंगुत्तर निकाय है, इससे एक और चीज पता चलती है कि जो जनपद है, जो हमारे महाजनपद थे, उसमें 2 तरीके का शासन था। एक था हमारा गणराज्य, एक था हमारा राजतंत्र। ये गणराज्य की बजाय आप इसको अगर गणतंत्र बोलेंगे, ठीक है। राजतंत्र में क्या है? राजतंत्र में क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, राज यानी कि राजा। यहाँ पे जो शासन करेगा, एक राजा है वो शासन कर रहा है, उसका अपना एरिया है, अपनी आर्मी है, अपनी एडमिन टीम है, टैक्स वसूल रहा है, लोगों की रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पे किसका है? यहाँ पे राजा का शासन है। इसके अलावा गणतंत्र, गणतंत्र मतलब यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हम चुनते हैं एमपीज को, एमएलए को, इन सबको चुनते हैं। फिर जिसकी पार्टी जीतती है, जिसकी पार्टी की सत्ता आती है, वो अपने चीफ प्रमुख को चुनती है और प्रधानमंत्री बनाती है, और वो हमारी लिए जो भी कानून नियम या विदेशी आदत जो भी करता है, वो सारा काम हमारा प्रधानमंत्री करता है यहाँ पर। तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो एक स्टेट है पूरा और उसका एक किंग है, राजा है। यहाँ पे क्या था कि एरिया अलग अलग गण में बटा हुआ था, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। मान लीजिए कोई ये स्टेट है, ये इसके इस तरीके से अपने टुकड़े बट गए हैं। तो यहाँ का अपना राजा है, यहाँ का अपना राजा है, यहाँ का अपना है, यहाँ का अपना है, सब जगह के अपने राजा हैं। तो क्या ये राजा अपने अपने एरिया को सर्व कर रहे हैं, अपने अपने एरिया की बातें मान रहे हैं? अब लेकिन जो ये राजा है ना, इस राजा के पास इतनी पावर नहीं है कि ये अपने एरिया के बारे में डिस्कस कर सके, अपने एरिया की जो है डिसीजन ले सके। ये राजा क्या करते थे? ये राजा सभी आपस में मिलके मीटिंग करेंगे और जो भी डिसीजन लेना है मिलके डिसीजन लेंगे। तो एक राजा ना होकर कितने, बहुत सारे, जितने भी कोई भी एरिया अगर 12 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा तो वहां पे 12 राजा हो गए। तो एक राजा ना होकर और बहुत सारे राजा वहां पर होते थे आपके गण में। नहीं, राजतंत्र सभी जनपद में नहीं था। तो वही तो मैंने आपको बोला ना कि अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि कुछ में राजतंत्र था, कुछ में गणतंत्र था। सारे के सारे जनपद में राजतंत्र नहीं था। तो अलग अलग आपकी बुक्स में बहुत सारा मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग मीना, आपके जो 16 जनपद है सबके बुक्स में लिस्ट मिल जाएगी। जिस भी बुक को आप रेफर कर रहे हैं, जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो आप एक बार देख लेना कौन कौन से जनपद थे, क्या क्या उनकी राजधानी थी, क्या क्या उनकी कैपिटल थी। तो जो मेन उसमें से 4 उभर कर आए, मगध,
मगध का हमेशा से प्रतिद्वंदी रहा अवंती, कोशला और वत्स। ये जो 16 हमने महाजनपद की थी ना, उसमें से भी ये 4 ज्यादा उभर कर आए, मगध, अवंती, कोशला और वत्स। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मगध का साम्राज्य। गुड मॉर्निंग निकिता। तो मगध साम्राज्य की हम स्थापना की बात करें तो ऐसा माना जाता है मगध की जो स्थापना हुई वो किसने की, बृहदर्थ ने। मैं बृहदर्थ यहाँ पे भी लिख रही हूं और यहाँ पे हम पढ़ने वाले। तो बृहदर्थ ने, ये माना जाता है कि जो प्राचीन शासक था जो मगध का, वो कौन था, वो आपका बृहदर्थ था। गुड मॉर्निंग अश्वनी। बृहदर्थ था। बृहदर्थ एक अच्छा शक्तिशाली शासक था। उसका बेटा कौन था जो बाद में उसकी गद्दी पर बैठा, जरासंध था। जरासंध भी बहुत पराक्रमी था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था और इसकी जो हत्या हुई वो भीम ने की थी। भीम कौन सा, महाभारत वाला भीम। कृष्ण के कहने पर जरासंध की हत्या किसने की थी, भीम ने की थी। उसके बाद इसका बेटा आया रिपुंजय। रिपुंजय बहुत ही कमजोर शासक था। इसका मंत्री था पुलिक। उसने ही इसको हरा के, इसकी हत्या करके अपने बेटे को यहाँ पर बिठा दिया था गद्दी पर। तो सबसे प्राचीन जो है वो बृहदर्थ था। उसके बाद उसका बेटा जरासंध जो अच्छा शक्तिशाली था, भीम ने इसकी हत्या की थी कृष्ण जी के कहने पर, महाभारत के टाइम की आप इसको याद करोगे। रिपुंजय, फिर रिपुंजय को तो पुलिक जो इसका मंत्री था उसी ने हरा के अपने बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। तो काफी सारी बुक्स में ये है, काफी सारी में आपको हो सकता है ना मिले। सीधा कहां से स्टार्ट हो रहा है, हर्यक वंश से। इसके बाद किसका शासन आया, उसके बाद हमारा शासन जो आया वो आया हर्यक वंश। तो बृहदर्थ के बाद हर्यक वंश। हर्यक वंश में सबसे पहला जो राजा था उसका नाम है आपका बिंबिसार। बिंबिसार आपका सबसे पहला शासक था 544 से 492 बीसी। ठीक है, 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक बिंबिसार का शासक था। तो बिंबिसार एक ऐसा शासक था जिसको चाहिए था और राज्य मेरे पास आए, और राज्य मेरे पास आए। गुड मॉर्निंग ज्योति। देखो, बिंबिसार ने एक तो अंग राज्य को जीता, अंग एरिया को जीता और उसको दे दिया उसने अपने बेटे अजातशत्रु को। मगध का हमेशा से कॉम्पिटिटर कौन था, अवंती। इसने अवंती का राजा जो था उसके साथ उसने लड़ाई नहीं की, दोनों ही शक्तिशाली थे। तो इन्होंने क्या किया, एक अपनी अलायंस कर ली और दोस्त बन गए। उस राजा का नाम क्या था, चंद्रप्रकोप महासेन। यहाँ पे इसने क्या कर ली, दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और दोस्ती के साक्षी ये भी मिलते हैं कि प्रकोप को जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था। उसके बाद राजवैद्य को इसने बिंबिसार ने यहाँ पर भेजा था। तो ये अवंती का हो गया। इसके बाद उसने 3 मैट्रिमोनियल अलायंस की, यानी कि जो राजनीति थी उसने शादी करके अपने एरिया में अपना जो शादी करके जो एरिया था वो अपने कब्जे में किया। कहां कहां पे 3 शादियां की, कौशल, वज्जी या वैशाली जो है, और मध्य, ये पंजाब का इलाका है, ये आपका बिहार का इलाका है। बिहार यूपी बिहार का ही इलाका है कौशल। तो यहाँ पे इसने 3 मैट्रिमोनियल अलायंस की, यानी कि शादी करके संधि कर ली। तो यहाँ से रानियां आ गई, 3 रानियां आ गई। जो वज्जी की रानी थी यहाँ पे, ये लिच्छवी वंश की रानी थी। ये कौन थी आपकी, लिच्छवी वंश की राजधानी थी। हाँ, था बुद्ध के टाइम पे बिंबिसार था, हम आगे भी पढ़ेंगे। इसका जो बेटा था अजातशत्रु, जो महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध का, वो अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। तो ये क्वेश्चंस हम आगे पढ़ने वाले हैं अश्विनी। ठीक है, किसी और का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं साथ साथ में। तो ये चेलेना आ गई इसकी बारी, जो कि लिच्छवी प्रिंस थी। जो अजातशत्रु है वो चेलेना का बेटा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ?
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बिंबिसार 544 से 492 बीसीई, ठीक है। इसने अंग एरिया जो जीता अपने बेटे अजातशत्रु को दे दिया। अवंती इसने जीता तो चंड प्रबोध महासेन था वहां का राजा, उससे इसने दोस्ती कर ली दोनों ने आपस में। 3 इसने मैट्रिमोनियल अलायंस की कौशल, वज्जी और मद्र। कौशल बिहार यूपी का एरिया है, वज्जी वैशाली। यहाँ पे चलना नाम की लड़की है जो लिच्छवी वंश की है, उससे इसकी शादी हो गई और अजातशत्रु उसका पुत्र है। अब मध्य पंजाब से भी होगी तो एक रानी, 3 रानी आ गई और अजातशत्रु अगला होगा जो गद्दी पर बैठेगा। कैसे बैठेगा? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। अच्छा, तो हर्यक वंश में क्या खास बात है ना, हर्यक वंश में एक बात है कि जो भी गद्दी पर बैठेगा अपने पिता को मारकर ही बैठेगा। अजातशत्रु ने अपने पिता को, ये यहाँ पे आएगा, बिंबिसार को मार दिया। बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया। अजातशत्रु का पुत्र आएगा उदयन, उदयन इसको मार देगा। तो इस तरीके से ये वंश चला। तो इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश। अगर पूछ लिया जाए कि पितृहंता वंश कौन सा था तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश आपका है हर्यक वंश, ठीक है। अब बैठा देते हैं गद्दी पर अजातशत्रु को। अब कौन आ गया गद्दी पर? अजातशत्रु। कब आया? 492 में। कब तक रहा? 460 बीसी। अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गए। अजातशत्रु अब अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। उसको चाहिए था मुझे और एरिया चाहिए, लेकिन अलायंस करके नहीं, उसको जीत के चाहिए था। तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। बौद्ध और जैन दोनों को ही मानता था, ठीक है। तो अजातशत्रु जो है वो क्या है, गद्दी पर अभी बैठ गए। अजातशत्रु ने, इसकी मां कहां की थी? वैशाली, वज्जी। इसने अपनी जो वैशाली वज्जी थी उस एरिया में भी ऊट डाली और इसको भी इसने अपने एरिया में मिला लिया। यहाँ पर भी इसने लड़ाई करके जीत लिया, लड़ाई करके इसको जीत लिया वैशाली को। एक बिंबिसार ने दूसरी शादी भी की थी, किसकी की थी? कौशला से। इसने कौशला को भी जीत लिया। इसके पिता इसको एक और एरिया देके गए थे, कौन सा? अंग जीत के अजातशत्रु को दिया था, वो एरिया भी इसके पास आ गया। तो कौशला के पास ऑलरेडी काशी पहले से ही था। जो कौशला है, कौशला ने काशी को पहले से जीत चुका था। तो कौशला भी आ गया, वैशाली भी आ गई, अंग भी आ गया, काशी भी आ गया। ये सारे एरिया इसके पास आ गए। तो कौशला, वज्जी, काशी, अंग, तो ये पूरे के पूरे एरिया इसने, काशी इसमें पहले से था कौशला के अंदर, तो ये सारे के सारे इसने मगध में मिला लिए। ठीक है, अजातशत्रु ने ये सारे एरिया अपने में मिला लिए। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को ही मानता था, लेकिन बाद में जाके बौद्ध धर्म इसने ज्यादा माना। जब इसका शासन चल रहा था तो इसके 8वें साल में, जब इसके शासन का 8वां साल था, तो बौद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। बौद्ध की हत्या हो गई, बौद्ध की मृत्यु हो गई। महापरिनिर्वाण क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे, जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, वो क्या? प्रथम बौद्ध समिति या संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। अब ये बताओ कि जो हम मगध पढ़ रहे हैं उसकी राजधानी कौन सी थी? राजगीर। तो राजगीर में होगी प्रथम बौद्ध संगीति, उसकी राजधानी में होगी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हमारे कहां पर हुई? राजगीर में हुई, ठीक है। अब ये अजातशत्रु इतना अच्छे से 1 2 3 4 एरिया ले रहा, मगध का एरिया बढ़ाया जा रहा है, क्या कारण है? इसके 2 हथियार सबसे
सबसे फेमस थे। एक तो इसके पास ऐसा हथियार था जो पत्थर फेंकता था, पत्थर फेंकने वाला एक हथियार था इसके पास। एक दूसरा हथियार क्या था, एक दूसरा इसके पास एक घोड़े पे सवार वाला एक इसके पास था हथियार, जिससे भाले जैसे हथियार निकलते थे। तो एक पत्थर फेंकने वाला और एक गदा की तरह जो हथियार था वो उससे निकलता था। तो इसके पास जो दो हथियार हैं वो सबसे फेमस थे, इसके कारण इसने सबसे ज्यादा लड़ाइयां जीती। तो ये देखो बिंबिसार ने तो शादी की थी, वहां अपनी माँ वाले इलाके को भी इसने नहीं छोड़ा, वैशाली को मिला लिया, फिर जो 20 की सौतेली माँ थी उस वाले इलाके को भी इसने मिला लिया, कोशला को। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी था कि मुझे और एरिया चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए। थैंक्स मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग नवल, गुड मॉर्निंग अरुण। ठीक है, ये हमारा अजातशत्रु का हो गया। अब अजातशत्रु का पुत्र कौन है, उदयन। उदयन, अब उदयन क्या करेगा, उदयन अपने पिता को मार देगा। तो उदयन अपने पिता की हत्या करने के बाद अब बैठेगा गद्दी पर। उदयन ठीक ठाक सा था, मतलब ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। उदयन हमारा बैठ गया गद्दी पर। उदयन हमारा गद्दी पर बैठने के बाद ये कब से कब तक आपका बैठा, 460 में तो बैठा, 444 तक बैठा है। ठीक है, उदयन ने अच्छा एक बात और, जो अजातशत्रु था मगध के साथ अवंती हमेशा से कॉम्पिटिटिव रहा है। अजातशत्रु के टाइम पे अवंती ने धमकी दी थी मगध को कि मगध को खत्म करेंगे। राजगीर में अजातशत्रु ने क्या किया, पूरे किलाबंदी करवाई थी। तो वो आप याद रख लेना कि राजगीर की किलाबंदी किसके टाइम पे हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। और अवंती को कभी भी मौका नहीं मिला कि वो मगध पर आक्रमण कर सके अजातशत्रु के टाइम पर। ठीक है, अब उदयन जो है 460 से 444 में बैठा। इसने क्या किया, इसने गंगा, गंडक, सोन, इनका जो संगम स्थान था ना वहां पे एक किला बनवाया। और ये कहां पर था, पाटलिपुत्र, जो आजकल पटना के नाम से आप जानते हैं। तो पाटलिपुत्र में इसने किला बनवाया। अब किला बनवाया है तो वहां पे इसने राजधानी भी इसको पाटलिपुत्र को बना दिया, मगध की राजधानी। अब तक कौन सी थी, अब तक राजगीर थी। अब तक कौन सी थी, अब तक राजगीर थी। अब इसने पाटलिपुत्र को बना दिया है अपना राजधानी। ठीक है, उदयन ने। अब इसके टाइम पे एक यही चीज है जो आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 3 पुत्र आएंगे। एक आएगा अनिरुद्ध, ये बैठेगा गद्दी पर। अनिरुद्ध के बाद कौन आएगा, अनिरुद्ध के बाद मंडक, उसके बाद आएगा नागभूषण, ये बैठेंगे गद्दी पर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला वंश आएगा शिशुनाग वंश। इसके सबसे शक्तिशाली कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु शक्तिशाली थे। उसके बाद जो है कमजोर आते गए राजा, और ये वंश को खत्म करके अब शिशुनाग वंश आपका चल पड़ेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सुधीर। तो अभी तक हमने देखा 2 वंश, एक बृहदर था, उसमें 3-4 बस राजाओं के नाम ही है जो आपको याद रखने हैं। हर एक वंश में आपको कि पितृहंता किसको बोला जाता है, क्या राजधानी थी, किसके शासनकाल पे बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, किसके शासनकाल पे पहली बौद्ध संगीति हुई, पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, राजगीर की किलेबंदी किसने करवाई, इसके अलावा की पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनवाई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, अब हमारा शिशुनाग वंश आ जाएगा। शिशुनाग में आपको 2 याद रखनी है, एक तो शिशुनाग जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की, जिसके अकॉर्डिंग होगी, और एक आपका होगा काला अशोक। एक शिशुनाग और एक आपका काला अशोक, या इसको कर्ण के नाम से भी जानते हैं, इसको काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, यानी कि काला रंग जिसका है, काकवर्ण के नाम से भी आप इसको जानते हैं। शिशुनाग में क्या हुआ, शिशुनाग ने राजधानी को टेम्पररी कहां पे शिफ्ट कर दिया, वैशाली। पहले कौन सी थी, राजगीर। उदयन ने क्या किया,
पाटलिपुत्र बना दिया। शिशुनाग ने आकर क्या किया, वैशाली बना दिया। तो ये आपको याद रखनी है कि राजधानी किसके टाइम पे कब चेंज हुई, किसने बना दिया, वैशाली को बना दिया है। ठीक है, वैशाली को बना दिया है शिशुनाग ने। और इसके टाइम पर ज्यादा कुछ नहीं है कि इसने क्या किया, अभी तक क्या हो रहा था, मगध का शासक था, मगध का कॉम्पिटिटर कौन था, अवंती। इस शिशुनाग ने क्या कर लिया, अवंती का किस्सा ही खत्म कर लिया, अवंती को जीत के अपने एरिया में मिला दिया। तो अवंती को जीत के किसने मिलाया, अवंती को जीत के मिलाया शिशुनाग ने, शिशुनाग ने इसको अपने एरिया में मिला दिया है। ठीक है, तो हमारे तीन हो गए, ब्रदर, हर्यक और शिशुनाग। और काला अशोक के टाइम पे क्या हुआ, काला अशोक के टाइम की अगर हम बात करें तो काला अशोक के टाइम पर द्वितीय बौद्ध संगीति होगी। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके टाइम पे होगी, काला अशोक के टाइम पे। पहली किसके टाइम पे हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पे। ठीक है, द्वितीय किसके टाइम पे हो रही है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके टाइम पे हो रही है, काला अशोक के टाइम पे। कहां पे होगी, पहले भी राजधानी में हुई थी, राजगीर की राजधानी, अब राजधानी कौन सी है, वैशाली है, तो कहां पर होगी, वैशाली में होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इंटर रिलेट करोगे तो आपको बौद्ध संगीति भी आसानी से याद हो जाएंगी, किसके टाइम पे क्या टेक्स्ट लिखा गया, किसके टाइम पे कौन सी बुक लिखी गई, कौन फिलोसोफर आया, ये सारी चीजें आप कंसेप्ट को साथ करते हुए चलेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, शिशुनाग के बाद अब वंश आ जाएगा नंद वंश। जैसे बिंबिसार अजातशत्रु शक्तिशाली राजा थे, अब नंद वंश के भी राजा शक्तिशाली होंगे। तो अब हमारा आ जाएगा नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्म नंद, महापद्म नंद। एक नाम आपको कहीं में मिलेगा, महानंदित। महानंदित ने स्थापना की, लेकिन इसको मार के गद्दी पर कौन बैठ गया था, महापद्मनंद। ये शूद्र वंश का था, ये याद रखना है यहाँ पे, शूद्र वंश यहाँ पे शुरू हो गया, ये शूद्र वंश का था। तो नंद वंश की जो स्थापना हुई वो कौन था, वो शूद्र वंश का था। वो आपका ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय नहीं था, जो ज्यादातर अभी क्षत्रिय चले आ रहे थे, अक्षत्रिय, वो उस वंश का नहीं था। महापद्मनंद कहाँ था, शूद्र वंश का था। तो अब इसके बारे में क्या ध्यान रखना है आपको, नंद वंश में एक तो सबसे शक्तिशाली राजा थे, नंद वंश के टाइम पे आपका सिकंदर का आक्रमण भी होगा, वो आपने ध्यान रखना है। तो नंद वंश में सबसे पहले इन्होंने अपने आप को एक राट बोलना शुरू कर दिया, एक राट, सम्राट, यानी कि हम पूरे राज्य को, पूरे भारत को इकट्ठा करेंगे, पूरे भारत पर हम शासन करेंगे, एक ही राजा होगा, एक ही इंसान का साम्राज्य होगा, हम ही सम्राट होंगे, हम ही एक राट होंगे। तो ये वर्ड कहाँ पे आए हैं, नंद वंश के टाइम पे, कि हमारा ही राज्य होगा, पूरे के पूरे भारत को हम अपना बना के रखेंगे, एक राट यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, एक राट। इसने कलिंग युद्ध या कलिंग जीता। ठीक है, कलिंग युद्ध जीता इसने। इसके अलावा इसने फर्स्ट एम्पायर बिल्डर बनाया, और इंडियन हिस्ट्री में जो पहला साम्राज्य था, जो बड़ा सा साम्राज्य, वो आप कौन बनाएंगे, नंद वंश बनाएंगे। सम्राट वर्ड से याद रख लेना, साम्राज्य आप सबसे पहले कौन बना रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, नंद वंश बना रहे हैं। इसमें आपको और कुछ, हाँ, इसमें आपको कलिंग शासक हाथी गुम्फा अभिलेख आपको याद रखना है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बताता है कि कलिंग को जीता था, कलिंग नरेश हो गया, कलिंग का राजा हो गया, कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बताता है। कौन सा अभिलेख बताता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये आप याद रखना, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बताता है। ठीक है, इससे यह भी पता चलता है कि कलिंग जो नरेश है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा गया है, ये एक जैन धर्म की प्रतिमा को उठा के ले गया था, कौन, महापद्मनंद। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक और इंपॉर्टेंट शासक है वो हम पढ़ेंगे, वो कौन है, घनानंद। घनानंद भी शक्तिशाली था, बहुत ही बड़ी आर्मी इसके पास थी।
काफी पुस्तकों से पता चलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी यहीं पर लिखी गई थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी कहां पर आ गया था? ये महापद्म नंद के टाइम पे आ गया था पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो यहाँ पर पता चलता है कि कितना बड़ी आर्मी इसकी थी। ये टैक्स बहुत ज्यादा वसूल करता था। आर्मी बड़ी है तो टैक्स भी ज्यादा चाहिए, तो ये टैक्स बहुत ज्यादा वसूल करता था, बहुत ज्यादा कर ये लगाता था। ठीक है, टैक्स बहुत ज्यादा वसूल करता था। इसके पास 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी थे, ये बोला जाता है। तो ये पाणिनि अष्टाध्यायी में आपको पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था। इसके टाइम पे सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। सिकंदर ने आक्रमण तो किया था भारत पर, लेकिन इसके साथ युद्ध नहीं हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, नंद वंश का कौन सा शासक था? तो घनानंद था, लेकिन घनानंद के साथ युद्ध नहीं हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। घनानंद के साथ सिकंदर का कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। शासन उस टाइम पे कौन सा शासक? घनानंद था, बस आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो मगध की अगर हम बात करें तो सबसे पहले था आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ में आपके पास बृहद्रथ, फिर उसके बाद उसका पुत्र जरासंध बैठा, जरासंध के बाद रिपुंजय बैठा। रिपुंजय को कुलिक जो उसका मंत्री था उसी ने हराकर अपने बेटे को बैठा दिया। उसके बाद आपका आया हाल्य वंश, जिसको हम पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? पितृहंता वंश हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे जो भी राजा बैठा गद्दी पर वो अपने पिता की हत्या करके बैठा। सबसे पहला आया यहाँ पर बिंबिसार। बिंबिसार ने अंक को जीत के अजातशत्रु को दिया और उसके बाद उसने 3 शादियां की, 3 मैट्रिमोनियल अलायंस की, कौशला, वज्जी या वैशाली और मद्र के साथ। इसके अलावा उसका अवंती हमेशा से एक कॉम्पिटिटर रहा है मगध का। तो अवंती के राजा थे जो चंड प्रगोद मदारी, तो उन्होंने उनसे दोस्ती कर ली। तो ये 5 शैलियां उनको मिल गए थे, अपनी 3 शादी करने के बाद भी मिल गए थे। ठीक है, उसके बाद बिंबिसार का जो पुत्र था वो बैठा अजातशत्रु गद्दी पर। बिंबिसार कब से कब तक था? 544 से 492 तक। अजातशत्रु कब से कब तक है? 492 से 460 तक। अजातशत्रु के टाइम पे क्या हुआ? राजगीर तो थी ही एरिया, उसने अपने राजगीर की जो राजधानी थी उसकी किलेबंदी करवा दी ताकि कोई भी उस पर हमला ना कर सके। तो ये अवंती कभी भी हमला नहीं कर पाया अजातशत्रु के टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा अजातशत्रु में आप क्या ध्यान रखेंगे? अंग उसको अपने पापा से ही मिल गया था। कौशला और वैशाली जो जहां पर उनकी माता ही थी, तो वो उस एरिया को भी उन्होंने अपने हथियार लिया। काशी कौशला को पहले ही था, तो काशी, कौशला, वज्जी, अंग ये सारे एरिया उसने अपने मगध में मिला लिया। बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। उसके बाद उनके पुत्र होते हैं उदयन। उदयन ने गंगा, गंडक, सोना ये तीनों एरियो से घिरा हुआ था पाटलिपुत्र, उसके संगम पर बनाया और चौथी साइड में भी थोड़ी सी दूर जाके गग्गर नदी थी, तो वहां पे इसने एक किला बनवाया और पाटलिपुत्र को इसने बना लिया अपना राजधानी बना ली। अजातशत्रु के टाइम पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो हुई थी राजगीर में, क्योंकि उस टाइम राजगीर राजधानी थी। इसके अलावा महापरिनिर्वाण हुआ था बौद्ध धर्म का, वो भी बौद्ध का, वो कहां पर हुआ? अजातशत्रु के टाइम पे। उदयन के बाद 3 उसके पुत्र थे जिन्होंने शासन किया, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। उसके बाद कमजोर शासक आने शुरू हो गए हर्यक वंश में, और उसके बाद जो शासन आया वो आया आपका शिशुनाग का। शिशुनाग में 2 राजा आपको याद रखने हैं, एक तो शिशुनागी जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की, एक आपका काला या काला अशोक, आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। शिशुनाग के टाइम पे क्या हुआ? शिशुनाग के टाइम पे क्या हुआ था? इन्होंने क्या किया था? राजधानी अपनी कौन बना ली थी? वैशाली बना ली थी। और काला अशोक के टाइम पे क्या हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, क्योंकि वैशाली राजधानी थी इसीलिए। ठीक है, और उसके बाद नंद वंश आया। मैं फास्ट पेस इसीलिए कर रही हूँ अनुज, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने क्लास बाद में ज्वाइन किया तो आपको नहीं पता, आधे घंटे से हम ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नंद वंश फिर हमारा आखिरी का था। नंद वंश में जो स्थापना की महापद्म नंद ने की, ये शूद्र वंश था, क्षत्रिय वंश नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पर हो गया? एकराट, सम्राट। हमारा साम्राज्य होगा, हम पूरे भारत को अपना बनाएंगे, हम अकेले ही शासन करेंगे, ये यहाँ पर शुरू हो गया। एक इसका राजा था घनानंद। घनानंद भी शक्तिशाली राजा था, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, जितनी बड़ी आर्मी होगी उतना टैक्स चाहिएगा, तो बहुत ज्यादा टैक्स वो वसूल करता था अपनी प्रजा से। इसके अलावा घनानंद के टाइम पे सिकंदर ने आक्रमण किया था, लेकिन सिकंदर के साथ घनानंद का युद्ध नहीं हुआ था। ये हमारा महाजनपद और मगध साम्राज्य का सारा हिस्ट्री थी। अब हम देखते हैं
अब हम क्या देखना है हमें कि मगध जो राज्य था उसकी सफलता के कारण क्या थी, क्या कारण था कि मगध साम्राज्य सफलता होती जा रही थी। इतना बड़ा एरिया था, राजा आ रहे थे, बढ़ते जाते। तो सबसे पहले क्या था कि जो मगध साम्राज्य है ना उसकी राजधानी चुनना सबसे बेस्ट पॉइंट था। राजधानी पहले कौन सी रही, राजगीर रही, और उसके बाद पाटलिपुत्र। किसने बनाई थी पाटलिपुत्र किसने बनाई थी, उदयन ने। राजगीर क्या था कि राजगीर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था, एक तो पहाड़ियों से घिरा था, ऊपर से अजातशत्रु ने इसकी किलेबंदी और करवा दी, तो अभेद बन गई, यहाँ पे कोई भी इजीली आके अटैक नहीं कर सकता था। दूसरी क्या बनाई, पाटलिपुत्र, वो ऐसी जगह पर बनाई थी जहां चारों तरफ से नदियों से घिरी हुई थी। ये चारों तरफ से नदियों से घिरी हुई थी, गंगा, गंडक, सोन और थोड़ी सी दूर पर जाके घग्गर नदी से। तो जो दोनों ही राजधानी बनाई गई ना वो इतनी बेस्ट बनाई गई, इतनी स्ट्रेटेजिक वे से बनाई गई कि दोनों ही जगह पर कहीं पर भी कोई भी इतनी जल्दी से इतनी आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। दूसरा कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट इलाके में था, नॉर्थ इलाके में थे, गंगेटिक प्लेन्स में भी थे, मगध से लेकर सौराष्ट्र तक। सौराष्ट्र आपका कहां आता है, गुजरात में आता है, ठीक है। कर्नाटक तक से ऊपर से लेकर मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक है, तो पूरा एरिया था इनके पास। ये पूरा एरिया क्या था, मतलब उत्तर से दक्षिण तक जो इनका ट्रेड रूट था ना उसका इनको फायदा हुआ, मतलब कि व्यापार होने वाला, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक व्यापार होता था, इन खुद का साम्राज्य है तो वहां पे टैक्स वसूल कर रहे हैं और ट्रेड रूट भी आराम से यहाँ पर है। तीसरा क्या है, आयरन से प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता था, वो एरिया बहुत ही अच्छा था जहां पर मगध है, तो आयरन लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता था, तो लोहा से आप एग्रीकल्चर टूल बना रहे थे अब तक उत्तर वैदिक काल में। अब यहाँ पर औजार ज्यादा बनने लगे, आयरन से औजार ज्यादा अच्छे से बनने लगे। चौथा क्या है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छी है, भूमि उपजाऊ है, फसल आराम से हो रही है, गेहूं, जौ, चावल बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। तो जो प्रजा है, जो आर्मी है, किसी को भूखे मरने की जरूरत नहीं है, भूमि बहुत उपजाऊ है, एग्रीकल्चर हमारे पास सरप्लस हो रही है, आराम से हो रही है। तो ये कुछ कारण थे जिससे मगध राज्य सफल हुआ। इसके अलावा तो इसके हमने देख लिया कि ज्योग्राफिकल बहुत ही एडवांटेज था। ज्योग्राफिकल कैसे कि लोहा भी मिल रहा है, खेती भी हो रही है, ट्रेड रूट भी आ रहा है, और राजधानी भी उन्होंने इतने अच्छे से चुनी है। यहाँ पर फॉरेस्ट वेल्थ भी काफी थी, कि मतलब जंगल भी काफी थे, तो कोई भी कभी भी आक्रमण हो तो जंगल में भी आराम से छुपा जा सकता था, वहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका है जो आपने देखना है। और इसके अलावा सेना बहुत बड़ी थी, आर्मी भी बहुत बड़ी थी। तो मगध राज्य की सफलता के ये कुछ कारण हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं आक्रमण। मगध साम्राज्य इतना फलता फूलता जा रहा है तो विदेशों को तो पता चलेगा ना, विदेशियों को, कि भाई भारत में एक ऐसी जगह है मगध, वहां पे लोहा भी है, वहां पे खेती भी अच्छे से हो रही है, भूमि भी ज्यादा उपजाऊ है, तो क्यों ना वहां पे आक्रमण किया जाए और वहां से चीजों को यहाँ लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हमारे क्या शुरू होता है, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। In short, foreign invasion। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है और याद रखना है वो है सिकंदर का आक्रमण। उससे पहले भी कई लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया, तो जो ज्यादा 3 लोग इसमें फेमस रहे, एक तो था आपका साइरस ने आक्रमण किया, दूसरा अलेक्जेंडर जिसको आप सिकंदर बोलते हो। तो अलेक्जेंडर और सिकंदर में कभी कंफ्यूज मत होना, अलेक्जेंडर और सिकंदर एक ही है, ठीक है। तीसरा आपका चंगेज खान का नाम आता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि पूरा इंडिया को अपने अंडर कर लेंगे, मतलब वर्ल्ड को जीतना है इन्होंने। तो ये 3 लोग ऐसे महत्वकांक्षी लोग थे। तो भारत पर किस किसने आक्रमण किया, साइरस ने किया, डेरियस था, डेरियस फर्स्ट, डेरियस थर्ड,
ये कुछ लोग हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अगर कई बार पूछ लिया जाए कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ऑप्शन में से कौन सा ठीक है कौन सा गलत, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन नाम याद रख लेना कि साइरस आया, डेरियस वन आया, ठीक है, डेरियस थ्री आया, ट्रेवियस आया, ये लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया भारत पर। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिकंदर के बारे में। सिकंदर के फादर कौन है, फिलिप II। कहां का शासक है, मकदूनिया का। गुरु कौन है, अरस्तु। ठीक है, नंदवंश कौन था उसके टाइम पे, तो जो ये अरस्तु है ना, इस अरस्तु को क्या चाहिए था कि पूरा का पूरा संसार में रहो, ये पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो इसने किसकी मदद ली, इसने मदद ली सिकंदर की। ये सिकंदर इसका शिष्य था, तो अरस्तु ने इसको शिक्षा दी। जब सिकंदर ने इससे पूछा कि ठीक है मैं अब अपना शासन संभालने जा रहा हूँ, अपने मकदूनिया में अपनी गद्दी पर बैठने जा रहा हूँ, अब आप मुझे बता दीजिए कि आपकी गुरु दक्षिणा क्या है, मैं आपको गुरु दक्षिणा दे देता हूँ। अरस्तु के ख्वाब बड़े थे, उसको चाहिए था कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जीत के सिकंदर उसको दे दे। तो उसने कहा नहीं नहीं, गुरु दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। सिकंदर ने फिर बोला नहीं, आप अपनी गुरु दक्षिणा बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा जरूर दे दूं, क्योंकि राजा होने के नाते अगर मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरे राजा बनेगा, मेरी गद्दी पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही एक राजा के खिलाफ हो जाएगा, राजा के जो उसूल है उसके खिलाफ हो जाएगा। तो अरस्तु ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे आप पूरा वर्ल्ड जीत कर दो, पूरा वर्ल्ड जीत कर दो। अब सिकंदर भी थोड़ा सा घबरा गया कि वर्ल्ड कैसे जीत के दे सकता हूं मैं, वर्ल्ड तो मैं जीत के नहीं दे सकता हूं। तो फिर अरस्तु ने बोला ठीक है, आप कोई भी एक कंट्री जो आपको अच्छी लगे वो मुझे जीत के दे दो। ये कंट्री कहां से चूज करनी थी, कल जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, इतिहास के शासक कौन थे। अगर किसी ने लूसेंट जी की वाली वीडियो मेरी देखी हो, मैंने वहां पर भी बताया था, तो वहां पर कौन था, किसकी पुस्तक थी जो उसने दी थी, हेरोडोटस। हेरोडोटस को बोला जाता है इतिहास का जनक, इतिहास का पिता। इसकी एक पुस्तक थी हेरोडोटस की, हिस्टोरिका। इस पुस्तक में इसने जो भी सुनी सुनाई बातें थी, जो बातें बोलते थे, सब उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था। इस हिस्टोरिका पुस्तक में इसने इंडिया को बहुत ही अमीर, बहुत ही स्मार्ट और सोने की चिड़िया बताई हुई थी। तो सिकंदर को सबसे ज्यादा भाग गया इंडिया। तो इसने बोला ठीक है अरस्तु जी, गुरुजी, मुझे इंडिया सबसे अच्छी लग रही है, तो मैं इंडिया को जीतना चाहता हूँ। अरस्तु ने कहा ठीक है, तो तुम इंडिया में चले जाओ। अब मकदूनिया से इंडिया आना है, हमें क्या पता है कि 10 साल लग गए थे सिकंदर को भारत आने में। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने बोला अब ऐसा नहीं है कि आप सीधा जाओ इंडिया पे आक्रमण कर दो और इंडिया मुझे जीत के दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ से मकदूनिया से चलेंगे और जो जो बीच में एरिया आएंगे तो उन सबको जीतने के बाद फिर इंडिया पर पहुंच के इंडिया को जीत के मुझे देना है। तो कौन कौन से एरिया को इसने जीता, तुर्की को इसने जीता, इराक को इसने जीता, ईरान को जीता, फिर नंबर आ गया भारत का। भारत में कब पहुंचा, 326 में, 10 साल लग गए इसको आने में। 10 साल बाद 326 में 325 तक रहा। कितने टाइम तक रहा, 19 महीने तक इसने ये रहा भारत में। और पूरा अब हम इसके आक्रमण देखते हैं। सबसे पहले आम्बी राजा पे इसने किया, जो तक्षशिला का था, चिनाब नदी के किनारे था। आम्बी बस गद्दी पर बैठा ही था, नया नया शासक था। इसने ये सिकंदर से इसने डर के सिकंदर के सामने अपने घुटने टेक दिए कि ठीक है मेरा राज्य है, आप ले लो, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, तो आम्बी के साथ उसका युद्ध नहीं हुआ, तक्षशिला का था, चिनाब नदी के किनारे था, इसने घुटने टेक दिए, ठीक है जाओ आप मेरा राज्य ले लो, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। दूसरा सबसे फेमस हैडास्पीस युद्ध। हैडास्पीस युद्ध
किसके साथ हुआ? पोरस राजा था, उसके साथ वो कौन सी नदी के किनारे था? झेलम। चिनाब का नाम क्या था ऋग्वेद में? अस्किनी। झेलम का नाम क्या है? वित्सता। तो वित्सता युद्ध के नाम से ये फेमस है, या झेलम युद्ध के नाम से फेमस है, या हैडस क्रिसिस। तो यहाँ पे कौन था? पोरस था। पोरस के साथ इसने आक्रमण करना था। तो सिकंदर ये चाहता था कि पोरस भी आम्बी की तरह घुटने टेक दे और मुझे अपना एरिया दे दे, लेकिन पोरस ने आक्रमण किया, पोरस ने लड़ाई की और पोरस के साथ इसका युद्ध होने पे बहुत ही वीरता से लड़ा पोरस, लेकिन फिर भी हार गया। यहाँ पर सिकंदर की जीत हुई, सिकंदर की जीत हुई, पोरस यहाँ पे हार गया। लेकिन जो हमें आए हैं जो भी यूनानी के जो लिटरेचर है उनसे क्या पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने यानी कि सिकंदर को पोरस जो इतनी वीरता से लड़ा था उससे बहुत ही खुश हुआ था और इसने क्या किया था कि ठीक है मैं आपका एरिया आपको दे देता हूँ। काफी बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा कि पूछा गया पोरस से कि छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, तो पोरस ने क्या बोला था? हुक्म कि आप जैसा भी चाहते हैं मैं मतलब वीरता से लड़ा हूं, जैसा आप चाहते हैं, आप विजयी हैं, जो आपका मन करता है, जो आपके उसूल है, एक विजयी राजा को हारे हुए राजा के साथ जो करना चाहिए आप वो कर सकते हैं। तो पोरस से बहुत ही एक तरीके से बहुत ही प्रभावित हुआ था ये, और पोरस को उसका राज्य उसने वापस दे दिया था। अब ये क्या चाहता था कि पोरस मेरा यार दोस्त बन जाए और पोरस मुझे आगे की लड़ाइयों में सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ तो अपना इंडिया का ही, तो इन्होंने अपना देशभक्त रखा, ऐसा हुआ नहीं। अब कहा जाएगा, अब ये लड़ाई करना चाहता था घना नंद के साथ, नंद वंश का। अब जो नंद वंश है, मगध तो इतने अच्छे एरिया में था, तो यहाँ पे मगध जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती थी। अब इधर तो है सिकंदर की फौज और इधर है हमारी नंद वंश घनानंद। सिकंदर वेट कर रहा है कि नंद आए मुझसे लड़े। अब नंद को पता है कि सिकंदर की जो फौज है, आर्मी है, वो नदी पार नहीं कर पाएगी, तो मैं क्यों जाके दुश्मन के मुंह में जाऊं, दुश्मन के नीचे सर क्यों अपना सर कटवाऊं। तो ये यहाँ पे आया नहीं और सिकंदर यहाँ पे गया नहीं। ये 2-2.5 महीने तक ऐसे ही वेट करते रहे, हुआ कुछ नहीं। तो अब सिकंदर की टीम ने यहाँ पर आकर सिकंदर की आर्मी ने मना कर दिया, भाई हमें आगे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तो 10 साल से चलते आ रहे हैं ना लोग, 10 साल से आर्मी जो है अपनी लड़ाई यही करती जा रही है, लड़ाई यही करती जा रही है, बहुत टाइम हो गया अपने घर गए हुए, तो 10 साल इसको यहाँ पे लगे इसके आर्मी को। इसके अलावा जो इंडिया का जो क्लाइमेट था, इंडिया की जो जलवायु है, जो वेदर था, वो उस टाइम पे बहुत गर्मी थी, तो बहुत सारे लोगों को लूज मोशन, पेट शिकायत, तो स्वास्थ्य संबंधी विकार बहुत सारे आर्मी में आ गए थे। तो यहाँ से सिकंदर वापस जाना चाहती थी, सिकंदर की आर्मी यहाँ पे, ठीक है। तो ये लड़ाई जो है वो इसके साथ यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि ये यहाँ पर जा नहीं सकते थे, ऐसा बोला जाता है। इन्होंने कोशिश भी की थी गए जाने की, लेकिन अचानक से बाढ़ आ गई थी, तो काफी सेना जो इसकी मारी गई थी, काफी सेना इसकी बह गई थी, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। सिकंदर ने दुख भरे सवर में ये भी कहा था, वो सिकंदर, वो राजा जो आज तक अपने शत्रुओं से नहीं हारा, आज अपनी सेना के कारण हार गया, क्योंकि उसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया था। तो वो राजा वो राजा जो अपने शत्रु देश से आज तक नहीं हारा, अपनी सेना के कारण हारने पर मजबूर हो गया। गुड मॉर्निंग परम। तो यहाँ पर सिकंदर की भी तबीयत खराब हो गई थी। सिकंदर की डेथ हो गई थी दोस्तों 325 में बेबीलोन में, डेंगू से, ठीक है। सिकंदर की मौत हो गई थी 325 में बेबीलोन से। तो ये 2-3 आपने हैं वो याद रखने हैं। छोटे छोटे और युद्ध थे जो बहुत सारे सिकंदर के चले। अगर लास्ट पूछा जाए तो पाटल युद्ध था जो लास्ट युद्ध हुआ था सिकंदर का, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर जो खत्म होता है वो होता है महाजनपद और मगध साम्राज्य हम पढ़ चुके और विदेशी आक्रमण हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो आक्रमण हुए, इन आक्रमण का क्या फायदा था, क्या था कि जो सिकंदर वो आया, सिकंदर के कारण क्या हुआ, और जो बाकी और आक्रमण करने आए उससे भारत को क्या फायदा मिला। सबसे पहले तो ईरान लिपि खरोष्टी मिलते हैं ना, जो अशोक के जो लिखे गए हैं लेख वो खरोष्टी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी लिपि यहाँ पर मिली। ईरानी कॉइन्स, सिक्के, इससे ये पता चलता है ट्रेड होने लग गया। अब लोग आक्रमण करने आए तो लोग भी आएंगे, अच्छा वहां गए थे तो वहां से रास्ता है, वहां से लोग व्यापार कर रहे हैं, तो ट्रेड यहाँ पे शुरू हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स
अच्छी मात्रा में यहाँ पर शुरू हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा घंटे के आकार का जो गुबंद कला थी वो यहाँ पर आ गई, गंधार शैली आ गई, गंधार शैली। इसके अलावा हम अभिलेख जो बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, जो कि अशोक के टाइम पे बहुत सारे लिखवाए गए हैं, रोक आर्ट, जो रोक के बेसिकली इंस्पिरेशन है ना, इंस्क्रिप्शन है, वो यहां से आ गई है। और क्या हुआ, सिकंदर आया तो बहुत सारे रास्ते दे दिए। सिकंदर आया कहां से था, खैबर दर्रे से, गया कहां से था, समुद्री रास्ते से। तो ये 4 रास्ते इसने बता दिए कि कैसे कैसे जा सकते हैं, कैसे कैसे व्यापार शुरू हो सकता है। 4 रास्ते इसको पता चल गए थे। ठीक है, तो ट्रेड एंड व्यापार बहुत हुआ, बहुत सारी आर्ट हमने सीखी, रॉक इंस्क्रिप्शन सीखा, गुबंद शैली क्या होती है वो, गंधार आर्ट, तो बहुत सारी चीजें जो फायदा हुआ आक्रमण से और बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। अब इंडिया को और लोग भी जो है वो अच्छे से जानने लगे। इसके अलावा जो लिटरेचर्स लिखे गए हैं उससे हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिया उस टाइम पे कैसा था, कैसी कंडीशन रही थी, क्या सोशो इकोनॉमिक लाइफ थी, कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से राजा बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। तो वो सारी जानकारी भी आपको इनके टेक्स्ट से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पिलर आर्ट भी यहीं से मिली थी, हम डिस्कस कर चुके हैं, ईरानी सिक्के और कुछ चीजें। अब यहाँ पे और क्या याद रखना है, सिकंदर के उसमें सिकंदर ने ना 3 नगर बसाए थे। एक तो सिंधु नदी पर इसने अपना सिकंदरिया नगर बनाया था, क्योंकि जो एरिया सिकंदर ने जीत लिया वो ये नहीं था कि भाई जीत लिया मैं ही यहाँ पे बैठ के शासन करूंगा, नहीं, मैंने जीत लिया तुम ही शासन करो, तुम मुझे बस बताते रहना। उपनिवेशक बनिए, मतलब कार्यपालिका तुम्हारी, विधायिका तुम्हारी, तुम ही कानून बनाओ, तुम ही चलाओ, सब करो, लेकिन राजा मैं हूं, मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंधु नदी पर इसने सिकंदरिया बनाया और झेलम नदी पर इसने 2 बनाए थे। झेलम नदी पर इसने 2 नगर और बनाए थे। पहले नगर का इनका नाम था बुकेफाला, दूसरा का था निकाया। बुकेफाला इसके घोड़े का नाम था। जब आक्रमण हुए तो इसके घोड़े की डेथ हो गई थी, तो बुकेफाला के लिए इसने बुकेफाला की याद में एक नगर बनाया, ये बुकेफाला। दूसरा निकाया, जो मैंने आपको बताया कि पोरस के कारण ये बहुत ही प्रभावित हुआ था, पोरस जितनी वीरता से लड़ा था, एक उसने उसके नाम पर बनाया। तो 3 नगर हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हाँ जी, इसके अलावा जो लेखक है वो आप सिकंदर के बाद कहेंगे, जैसे मेगास्थनीज है, ये सारी पुस्तक है कुछ, ये बस आप याद रख लेना। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है आज का। मगध साम्राज्य हमने पढ़ा महाजनपद। इसके अलावा ईरानी और जो मैकेडोनियंस जो वार से विदेशी आक्रमण थे पहली बार, वो हमने देखा। पहली बार साम्राज्य कहाँ से आया वो हमने देखा। कौन कौन से वंश हमने देखे, हर्यक वंश देखा, बृहद्रथ वंश देखा, नागवंश हमने देखा, नंद वंश हमने देखा, ठीक है, शिशुनाग वंश, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा सिकंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखे। आई होप लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं। तो वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें। और जो अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है 8447410108, यहाँ पर भी नंबर है सेम, आप इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कल हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हम ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। टाइम टेबल में एक बार फिर से बता दूं, 12 बजे हिंदी होगी, 3 बजे आपकी आज से इंग्लिश शुरू होगी, 5 बजे लूसेंट जीके है और 7 बजे से आज हम साइंस शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को जितना हो सके आप उसको शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।